CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन इसको ऐसे रीड करके देखिए कि जहां से खुले थे वहां से फिसले हैं और ना कि सिर्फ भारतीय बाजार। अगर आप डाउ फ्यूचर्स में भी देखें तो बड़ा तेज उतार चढ़ाव वहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए विस्तार से मार्केट को समझा जाए। निफ्टी को बात करें तो अब केवल 140 अंकों की बढ़त यहां पर बची रहेगी। आधे प्रतिशत की एक समय ऐसा था कि 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त थी और कल देर शाम के तो क्या ही कहने। बैंक निफ्टी को देखा जाएगा 400 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ये भी डे हाई से काफी हद तक नीचे, अब तो दिन के निचले स्तर पर चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप सिमिलर ट्रेंड्स, आधे प्रतिशत की बढ़त, डे लो के करीब कारोबार, 275 अंकों की बढ़त है। और स्मॉल कैप यहाँ पर तो बढ़त देखिए वैसे भी बड़ी सीमित ही देखने को मिली थी, छोटे स्टॉक्स कम चले हैं। मात्र आप देखें तो 35 अंक ऊपर है, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन की जो ब्रेथ है ये आपको थोड़ा सा कंफर्ट दे देगी। 1937 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी के साथ आपको कारोबार नजर आएगा और गिनने वालों की संख्या केवल 970। कंफर्ट तो जरूर है, हालांकि जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन थी उतनी तेजी आपको मार्केट में नजर नहीं आई। आइए देख लेते हैं कि सेक्टर्स का हाल क्या देखने को मिल रहा है। तो इंडिया विक्स कल की बड़ी बढ़त के बाद आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं, सिर्फ 4%। बाकी सेक्टर्स में देखें क्या हो रहा है। आईटी कल भी ऊपर था, आज भी थोड़ी सी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिलेगी। पीएसयू बैंक्स ऊपर है, फाइनेंशियल्स में खरीदारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेटल्स देखें तो आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। फार्मा में जरूर पेन नजर आ रहा है, 35 अंक नीचे। रियल्टी आधा प्रतिशत ऊपर है। ऑयल एंड गैस की बास्केट थोड़ी सी मिक्स, लेकिन हरे निशान में। वहीं एनर्जी इंडेक्स को देखें तो ऑफ हाइस के एक्शन यहां पर आपको नजर आएंगे। कैपिटल मार्केट इंडेक्स चल रहा है। डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में देखें तो जबरदस्त एक्शन है, यहां पर थोड़ी सी खरीदारी आपको नजर आएगी। सो फार सो गुड, ऑफ हाइज है लेकिन अभी भी गेंस यहां पर बरकरार देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी के एक्शन को समझा जाए तो बड़े दिनों के बाद पिछला पूरा हफ्ता गिरावट के चलते आज एचडीएफसी बैंक रीबाउंड का प्रयास कर रहा है। निफ्टी में फिलहाल देखें तो 24 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। एलएनटी कल नहीं चला था, आज चल रहा है। रिलायंस ऊपर है और आईसीआईसीआई बैंक ये भी तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन क्या फिसला है। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल और आईटीसी ये हैं गिरने वाले शेयर। अब देखा जाए बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी में गिरने वालों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक इंडसइंड बैंक के 8 अंकों का दबाव बना रहा है। वहीं अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक स्वाभाविक है, ये सबसे ज्यादा मूव दे रहा है। आज आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस, यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आएगी। तो ओवरऑल आप देखें तो जहां से खुले थे ऑफ हाइस के एक्शन यहाँ पर आपको मार्केट में नजर आ रहे हैं, ना कि सिर्फ भारतीय मार्केट्स में। अगर आप डाउ फ्यूचर्स को भी देखें तो ऑफ हाइस के एक्शन है। चलिए, ऐसे में हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक हमारा जो मुकाबला है लगातार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं 3 मार्केट एक्सपर्ट, तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले wavstrategy.com के आशीष कयाल, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले और आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। बात करें आगे की स्टॉक्स की, इससे पहले कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस दर्शकों की स्क्रीन पर पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ जो स्टॉक्स आपने डिस्कस किए थे, क्या परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में अगर नुकसान ना हो ये भी बड़ा बेहतर है। मुनाफा बने ना बने, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो 1% ऊपर कंजर्वेटिव ट्रेड्स लिए। अमोल आठवले की बात करें तो मात्र आधे प्रतिशत के गिरावट यहां पर है और क्षितिजा सालवी का पोर्टफोलियो राउंड फिगर में बताता हूं कि 1% की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी। चलिए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस अब तक के लिए। और आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए क्या क्या है इनके पोर्टफोलियो में और कितने शेयरों का विकल्प अभी खेल के नियमों के अनुसार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पोर्टफोलियो आ गया आपकी स्क्रीन पर। ओएनजीसी स्टॉक को सही समय पर आइडेंटिफाई करके एग्जिट कर लिया। एचसीएल, टेक महिंद्रा कल सिर्फ एक आईटी स्टॉक्स थे जो अंत में रिबाउंड दिखा रहे थे और बढ़िया आइडेंटिफाई किया। अभी तो सर आपका पोर्टफोलियो खाली चल रहा है। विकल्प है खेल के नियमों के अनुसार आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको भी। देखिए, ओवरऑल जो बाजार की चाल है अभी फिलहाल बहुत ही ट्रिकी मोड में है, क्योंकि आज गैप अप हुआ था, सस्टेन अभी भी नहीं कर पा रहा है निफ्टी और यहाँ से वापस से नीचे की ओर आया है। तो गुंजाइश है कि यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो शायद रेंज में रहे और चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ सकती है। तो पहला स्टॉक जो मेरा बाई साइड पे होगा वो जुबिलेंट फार्मा नोवा पे। यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड है, थोड़ा सा रिस्की बैट है लेकिन एक रिवर्सल ट्रेड है। लोअर एंड से करीबन इसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया ऊपर की ओर। तो जुबिलियंट फार्मा पे बाय की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट है वो 910 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस 815 का होगा। ऑल राइट, तो जुबिलेंट फार्मोवा ये स्टॉक चल रहा है और पूरे सेक्टर के विपरीत 3% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है।
अच्छे गेंस के साथ फिलहाल के लिए कारोबार हो रहा है, तो यहाँ पर आप 910 के टारगेट रख सकते हैं। 815 रुपए का स्टॉप लॉस है, नज़र रखिएगा। पहला स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जुबिलेंट फार्मोवा। सर आपके पास विकल्प है एक शेयर को और ऐड करने के लिए, ढूंढ के रखिए। तब तक मैं अमूल जी का पोर्टफोलियो देख लेता हूँ एक बार। और तकरीबन आधे प्रतिशत की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। क्या क्या है इनके पोर्टफोलियो में, और अमूल का पोर्टफोलियो जो है, अमूल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे समझते हैं। अब स्टॉक्स क्या क्या है इनके पास। एक तो अशोक लेलैंड, टीसीएस, एचयूएल की पोजीशन बनी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक इस पर भी यहाँ पर ट्रेड लिया था। विकल्प है सर आपके पास केवल एक शेयर को ऐड करने के लिए। बहुत ही कन्विक्शन के साथ बताइएगा कौन सा स्टॉक होगा और क्यों। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। नाम इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 824 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 885 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 805 का। एक तो स्टॉक एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन पे है। दूसरा ओवरऑल टेक्सचर ये बता रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट में भी टेक्निकल बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो नाम इंडिया में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। 823 रुपए का भाव चल रहा है, आपने 885 का बताया क्या टारगेट? जी बिल्कुल, जो प्रीवियस स्टॉप है। ठीक है, 885 का टारगेट और 805 रुपए का स्टॉप लॉस। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए नजर रखेंगे। अब देखा जाए क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो क्या है। इनके पोर्टफोलियो में खास ट्रेडिंग तो काफ़ी सारी की है, लेकिन फिलहाल पोर्टफोलियो में देखें तो माइनर सी बढ़त है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन सही समय पर एग्जिट कर लिया। पोर्टफोलियो पोजीशन लिमिट्स के हिसाब से देखें तो बिल्कुल खाली चल रहा है। विकल्प आपके पास भी दो शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक मेरा ओएनजीसी का रहेगा, क्योंकि 10 और 20 EMA से आज थोड़ा बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो अच्छा खासा हम लोग इसमें मोमेंटम देख सकते हैं। तो टारगेट रहेगा 290 का और स्टॉप लॉस रहेगा 264 का ओएनजीसी में। ओएनजीसी, क्या बात है। क्रूड थोड़ा सा ऑफ आइस हुआ है। ब्रेंट जो कल $112 का था आज $100 के आसपास आ गया, लेकिन इंट्राडे में देखें तो थोड़ी सी ऑफलोज की रिकवरी है। और इसी का असर है कि ऑयल वाले जो स्टॉक्स हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये चल रहे हैं। 290 का टारगेट, 264 रुपए का स्टॉप लॉस। ओएनजीसी ये स्टॉक चल रहा है। फेयर इनफ। अब खेल के नियम ये बता रहे हैं कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनमें से आशीष कयाल जी और क्षितिजा साल्वी, आपके पास एक एक शेयर और बताने का विकल्प है। अमूल जी का पोर्टफोलियो हो चुका है पूरी तरीके से तैयार। क्षितिजा जी, अब दूसरा आइडिया आप पहले बताएं। सर दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, बट मैं तेरा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यूज करूंगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है इसके कारण। ठीक है, तो कोई खास सेक्टर स्टॉक आपके रडार पर? सेल का मतलब मोमेंटम, इनकेस निफ्टी में थोड़ा सेलिंग है तो मैंने सेलिंग वाले स्टॉक ढूंढ के रखे हैं। तो उसमें 2-3 स्टॉक है, जैसे कि उसमें डीवी स्लैब और अदानी इंटरप्राइजेस है। जैसे नीचे में ब्रेकडाउन आता है तो मैं कॉल इनिशिएट करूंगी। ठीक है, चलिए फेयर इनफ। स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। ब्रेकडाउन आता है, मार्केट अगर हाई से और फिसलता है तब इन स्टॉक्स पर शॉर्ट का नजरिया बना के चल सकते हैं। आशीष कयाल जी, आपके पास भी विकल्प है एक स्टॉक और ऐड करने के लिए। आप ऐड करेंगे या फिर वेट एंड वॉच? देखिए, मेरा जो एक और स्टॉक विकल्प था वो ओएनजीसी ही था, लेकिन वो ओएनजीसी इन्होंने ले लिया, तो अभी फिलहाल मैं ओएनजीसी नहीं दे पाऊंगा। तो एक बार रुकना पड़ेगा मुझे भी देखने के लिए दूसरे स्टॉक्स कौन से आउट परफॉर्म करें, क्योंकि ऐसे चलते हुए मार्केट में स्टॉक्स ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, ओवरसोल्ड है, तो पुल बैक भी उतना ही शार्प आता है। ऑलराइट, पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओएनजीसी स्टॉक पर नजर रखिएगा। कन्विक्शन हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का आ रहा है, सही समय पर सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। अमूल जी, कुछ अपडेट्स आपकी तरफ से? जी आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक और एचयूएल कंटिन्यू थे। तो जिस का सेटअप है, आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केट में बाउंस बैक जरूर कंटिन्यू रहेगा। सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक वो अगर होता है तो आई थिंक आईसीआईसीआई और एचयूएल आउट परफॉर्म करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। कोई स्टॉक है जहां पर अभी कोई पोजीशन आपने क्लोज की है फिलहाल? क्या पूछा आपने, सॉरी? आपने कोई स्टॉक में पोजीशन क्लोज की अभी फिलहाल, जहां पे शायद मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? अच्छा, ट्रेल स्टॉप लॉस कर दिया था तो वो शायद हिट हुआ होगा। ओके, तो सो एक ऑप्शन बचता है मेरे हाँ, पास कॉल करने का। एग्जैक्टली, तो उसके हिसाब से कोई नया स्टॉक ऐड करेंगे आप? जी बिल्कुल, मारुति के साथ जाना चाहूंगा। 1236 के आसपास है। पोजिशनली लग रहा है कि 13200 तक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 12130 का।
ओवरसोल्ड है और आज ओपन अच्छा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, डेल ओ के आसपास चल रहा है, लेवल्स अच्छे हैं मार्केट में। अगर बाउंस बैक कंटिन्यू रहा तो मारुति भी उसमें कंट्रीब्यूट करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑल राइट, तो मारुति स्टॉक पर नजर रखिएगा। बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक में थोड़ी सी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। देखेंगे अब क्या खास होता है। 13,200 के टारगेट, 12,130 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसी के साथ दूसरा आइडिया आपकी तरफ से भी निकल कर आ गया है। तो चलिए, खेल के नियमों के अनुसार हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनका पोर्टफोलियो आज के लिए हो गया है कंप्लीट। अब रुकते हैं छोटे से, करते हैं पावर सॉल्यूशंस कंपनी पावरिका के आईपीओ की। आज से आईपीओ खुला है। इशू का साइज है 1100 करोड़ रुपए का, और आईपीओ का प्राइस बैंड है 375 से 395 रुपए प्रति शेयर के बीच। आईपीओ और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कंपनी के सीएमडी भरत ओबरॉय और होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप गुप्ता। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आईपीओ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और भरत जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, पावर सॉल्यूशंस की कंपनी है, पावर स्पेस अगर आप देखें तो लिस्टेड में काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, लेकिन आपकी कंपनी थोड़ी सी यूनिक लग रही है। डीजल जेनसेट्स का कारोबार है, क्या करती है आपकी कंपनी? तो हम लोग डीजल जनरेटर बनाते हैं, 7 kVA से लेके 10,000 kVA तक। तो जो भी सेगमेंट्स आते हैं आपके ध्यान में, ये जो आपका टिकट चल रहा है, वो सब सेगमेंट्स को हम लोग सर्विस करते हैं। इंजन कमिंस का होता है, हमारा ऑल्टरनेटिव भी कमिंस का ही होता है, और उसको हम इंटीग्रेट करके पूरा एक जनसेट बनाते हैं। और ये छोटे से छोटे घर के लिए या बड़े से बड़े डेटा सेंटर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि डेटा सेंटर्स में भी जो जेनसेट्स हैं इस्तेमाल होते हैं, वो आपकी कंपनी बनाती है। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ सेगमेंटल बाइफरकेशन है कि ये बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फिलहाल? डेटा सेंटर अबाउट 11-12%। 11 to 12%। एंड इट इज, हाँ, ये सिर्फ अभी 3-4 साल में ग्रो हुआ है। आप अगर आगे व्हेन यू गो फ्रंट, ये कम से कम 20 पे तो जाएगा ही जाएगा। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग डेटा है, आपने निकल कर आया। मिस्टर प्रदीप, ये समझना चाहूँगा कि डीजल जेनसेट्स हैं, ये कारोबार है, लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ रिन्यूएबल स्पेस पर भी फोकस है, और ओवर द ईयर्स यहाँ पर देखें तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा है। कितना कंट्रीब्यूशन है, कितनी रेवेन्यू आती है, क्या प्लान्स हैं यहाँ पर? तो टोटल हमारा जो बिजनेस सेगमेंट है, 2 वर्टिकल्स हैं, एक डीजी सेट का और दूसरा विंड पावर का। तो डीजी सेट में करीब 80 से 85% का टर्नओवर है, एंड विंड पावर के अंदर 15 से 20% का वर्टिकल टॉप लाइन है। और इबेडा मार्जिन अगर देखा जाए तो करीब 55% हमारा इबेडा जो है डीजी सेट के वर्टिकल से आता है, एंड करीब 45% का जो इबेडा है वो विंड के वर्टिकल से आता है। विंड का शुरुआत हमने करीब 2008 में किया था। बेसिकली उस समय हम लोगों का डेप्रिसिएशन मॉडल था कि जो भी आपका कैश जनरेशन डीजी सेट के इनकम से आता था, तो उसको टैक्स शेल्टर देने के हिसाब से हम लोगों ने आईपीपी का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन बाद में हम लोगों ने एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया, जिसमें जो टोटल मशीन को छोड़ के जो पूरा बीओपी का बिजनेस है, जैसे सब स्टेशन बनाना, फाउंडेशन बनाना, लैंड को परचेज करना, माइक्रो सेटिंग करना, विंड मास्ट लगाना, टोटल जो बीओपी का बिजनेस, जो विंड मशीन को लगाने के अंदर एक्सेप्ट मशीनरी, जो बाकी सारा काम होता है, वो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन पावरिका प्रोवाइड करता है। तो पावरिका के आज 2 वर्टिकल हैं, एक आईपीपी जो हम खुद अपना एसेट लगाते हैं, और दूसरा ईपीसी जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं आईपीपी कस्टमर्स को। तो जब आप एक पूरा विंड पार्क बनाते हैं, तो उसमें जितना एसेट्स हमारे को अपना फंडिंग करने के अपना बैलेंस शीट में रखना होता है, वो हम अपने लिए रखते हैं, और बाकी हम लोग आईपीपी कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो एज ऑन टुडे हमारे पास 330 मेगावाट ऑपरेशनल एसेट्स हैं पावरिका की बैलेंस शीट के ऊपर, और 50 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड 100 मेगावाट का हमने अभी जीयूवीएनएल का बिड विन किया हुआ है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स आईपीपी के लॉन्ग टर्म पीपीए हैं, 25 साल के। अच्छा। जीयूवीएनएल के साथ में और डिस्कॉम के साथ में, तो कैश इनफ्लो रेगुलर मंथली बेसिस पे आता रहता है। और इसके अलावा हमने जी वर्नोवा जो यूएस बेस्ड कंपनी है मशीन मैन्युफैक्चर, उनके साथ भी हम लोगों ने एक 51-49 का जॉइंट वेंचर किया है। उन्होंने 49% इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के साथ में इस बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए। तो वो करीब 2000 मेगावाट का एक जॉइंट वेंचर किया है कि जिसमें पाइपलाइन डेवलप करेंगे और फ्यूचर में इसको बिजनेस को स्केल अप करेंगे। तो ये विंड के बिजनेस को स्केल अप करने के लिए ही आईपीओ को लाया जा रहा है, जिसमें 700 करोड़ का प्राइमरी है, जो विंड के बिजनेस को फर्दर फ्यूचर में स्केल अप
हम लोग करेंगे। ऑल राइट, तो 700 करोड़ जो फ्रेश इशू है इसमें प्रोसीज का इस्तेमाल ज़्यादातर तो डेट रीपेमेंट के लिए, राइट? डेट रीपेमेंट है, लेकिन जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के जो पाइपलाइन हमने बताई है आरएचपी के अंदर, अल्टीमेटली उसके अंदर 70-30 करके हम लोग लोन को लेंगे। तो एक बार हम लोग ये 525 करोड़ का डेट रीपे कर देंगे, बट जो हमने जैसे अभी 100 मेगावाट का बिड प्रोजेक्ट लगाएंगे या उसके बाद जो लगाएंगे उसको हम 70-30 करके लेवरेज करेंगे बैलेंस शीट को। तो आईपीओ अभी एक बार जीरो डेट हो जाएगी कंपनी, लेकिन उसके बाद में सारे प्रोजेक्ट्स हम 70-30 करके बैलेंस शीट को लेवरेज करेंगे। एग्जैक्टली और क्योंकि क्विकली आपने बताया कि ईपीसी का भी कामकाज करती है कंपनी, तो ईपीसी स्पेस में ऑर्डर बुक है फिलहाल आपके पास? हाँ, इस समय हमारे पास 600 मेगावाट के प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके पहले हमने बीओपी का करीब 450 मेगावाट एग्जीक्यूट कर चुके हैं और करंटली हम लोग 600 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जनरली आईपीपी के अंदर 65 to 70% का EBITDA मार्जिन रहता है एंड ईपीसी के अंदर करीब 15% का मार्जिन बेसिकली रहता है। ऑल राइट, मिस्टर भरत, क्विकली एक सवाल, क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले 3 साल में रेवेन्यू तो आपकी स्टेडी देखने को मिली है, एबिटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्या खास कारण रहा है इसके पीछे? इसमें जो हमारा CP4 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, एक तो जो नए एमिशन नॉर्म्स आए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ था इंजन के ऊपर। प्राइस बढ़ी थी 30% के ऊपर, तो लॉट ऑफ प्री बाय हुआ था। उसके बाद डल पीरियड आता है, जब प्री बाय करते हैं कस्टमर लोग, फिर उसके बाद थोड़ा डल पीरियड आ जाता है। दूसरा है जो हमारे ये जो रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट थे, ऑन गोइंग थे, चालू नहीं हुए थे काफ़ी, वो सब अभी चालू हो गए हैं। इसलिए आप देखें कि ये साल से हमारा वो जो ट्रजेक्टरी है, कैसे कैसे H1 अगर आप देख लें ये साल की, इज ऑलरेडी लुकिंग very favorable. Exactly. तो H1 because all that जो पुराने जो भी 2-3 पॉइंट थे, वो सब सेटल होके अभी हमारे नॉर्मल सी आ गई है हमारे विंड में और जेनसेट में भी। एग्जैक्टली, नॉर्मल से यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आईपीओ पर चर्चा करने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस क्या कहती है, आपकी स्क्रीन पर आएगा डेटा, जहां पर आप देख सकते हैं कि आशीष काल जी का पोर्टफोलियो 2.3% ऊपर, अमोल आठवले लीड कर रहे हैं, वाह 4% के गेंस में, क्षितिजा सालवी के पोर्टफोलियो में 0.75% के स्टेडी रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।